अगर आप फॉर्म की बात करो तो सल्फर की जो एलिमेंटल फॉर्म होती है वो ये होती है। सल्फर की अगर अपन फॉर्म की बात करें तो सल्फर की जो एलिमेंटल फॉर्म होती है, यानी कि सल्फर जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो होती है एसिड। ठीक है। एसिड मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है, क्राउन शेप या पकड़ शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। पकड़ बोले तो जब आप ऐसे कोई सर्कुलर को क्रश कर दो मुट्ठी में दबा के, तो जो है वो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, इसलिए इसे पकड़ रिंग या पकड़ शेप भी बोला जाता है। ठीक है। खैर, जब आप एसिड को, एसिड होता है भैया सॉलिड फॉर्म में, जब आप इसको हीट करते हो तो ये 4s2 में टूटता है। ये भाई साहब जो नेचर शो करते हैं वो सेम नेचर होता है एज दैट ऑफ, बेटा पी ब्लॉक है, सेम नेचर होता है एज दैट ऑफ O2। O2 भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, सब कुछ सेम। H2 भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, इसके भी पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके भी पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारी बातें सेम है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ किसके, सल्फर के। तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में भैया पहला आता है H2S। जो रिएक्शन बोल रहा हूँ वो सीधे सीधे ध्यान रखनी है, करना क्या क्या है कंपाउंड में वो समझ लीजिए। एक आपको H2S पढ़ना है, एक आपको ऑक्साइड्स पढ़ने हैं, और तीसरा आपको ऑक्सी एसिड पढ़ना है। ऑक्सी एसिड के नाम पे आपके सिर्फ H2SO4 है, ऑक्साइड के नाम पे आपके SO2SO3 है, और H2S आपके H2S के नाम पे ही है। ठीक है। ऑक्साइड्स की बात करोगे तो ऑक्साइड्स में SO2SO3 के अलावा SO3 के भी कुछ टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अल्फा SO3, बीटा SO3, गामा SO3 सिलेबस में नहीं है। एक और जो ऑक्साइड होता है वो H2O4 होता है। इतनी डिटेल आपके सिलेबस में लेकिन है नहीं। बात करूंगा मैं पहले कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में किसकी, H2S की। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। H2S के बेसिस पे बात करोगे तो H2S की अगर मैं पहले ऑप्टेन होने की बात करूं तो H2S ऑप्टेन कैसे कैसे हो सकता है भैया। तो H2S का लेबोरेटरी मेथड ऑप्टेन करने का है, आप फेरस सल्फाइड को डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवा दो, आपको FeSO4 प्लस H2S मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कीप्स प्रोसेस, या ये प्रोसेस जिस एपरेटस में होता है उसे आप बोलते हो कीप्स एपरेटस। ठीक है, डायग्राम बहुत सिंपल होता है इसका, कुछ इस तरीके का कीप्स एपरेटस होता है। यहाँ पे एक ट्यूब हो रही होती है भैया। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आप H2SO4 डालो, यहाँ से एक छोटा सा होल होता है जिसमें से एक ट्यूब जारी होती है। ठीक है, इसके अंदर FeS प्रेजेंट रहता है। ये जो आपने इस ट्यूब के अंदर से H2SO4 डाला, ये H2SO4 इस टनल के अंदर जो FeS प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता है, यहाँ से H2S गैस निकलती है, और यहाँ पे आप उसे आराम से इकट्ठा कर सकते हो। इसे आप क्या बोलते हो, कीप सेपरेटस। ये एक मेथड है H2S प्रिपेयर करने का। दूसरा एक और जो मेथड है वो है Sb2S3 की रिएक्शन आप करवा दीजिए HCl के साथ। यहाँ से भी आपको H2S गैस ऑब्टेन होगी, प्लस साथ में SbCl3 ऑब्टेन होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो आपको H2S गैस ऑब्टेन होती है वो प्योरेस्ट मेथड है टू ऑब्टेन H2S gas. It is the purest method to obtain H2S gas. कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। दो मेथड पढ़े हैं, एक पढ़ा है कीप सेपरेटस और एक पढ़ा है अपन ने ये वाला। इसमें सीधे रिएक्शन ध्यान रखनी है, और रिएक्शन में अपने को बस ये ध्यान रखना है कि ये प्योरेस्ट H2S ऑब्टेन करने का मेथड।
क्लियर है? आगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर फ्रॉम नेचर। सल्फर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? तो भैया ये अर्थ के 2-3 किलोमीटर नीचे सल्फर बेड होता है। ठीक है, करते क्या है अपन, ये आपकी अर्थ क्रस्ट है, इसके 2-3 किलोमीटर नीचे क्या होता है भैया, सल्फर बेड होता है। आपको अगर यहाँ से सल्फर ऑब्टेन करना है तो उसका फंडा क्या, 3 पाइप डालते हैं एक्चुअल में अपन। इस सल्फर बेड के अंदर 3 पाइप डाले जाते हैं। ये आपका सल्फर बेड था, ये पहला पाइप होता है। ठीक है, ऐसा ही एक और पाइप डाला जाता है। और ऐसा एक और पाइप होता है। फंडा समझिए। यहाँ से एक्चुअल में मैं हॉट वाटर पास करवाता हूँ, जिसका टेम्परेचर अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का कलर नीला होता है, इसलिए अपन इसको नीले से दर्शा देते हैं। ठीक, यहाँ से आप कंप्रेस्ड एयर पास करवाते हो। ये आपका सल्फर बेड होता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये हॉट वाटर से ये सल्फर बेड ऑब्वियस सी बात है मेल्ट होता है। यहाँ से आप कंप्रेस्ड एयर पास करवाते हो, वो कंप्रेस्ड एयर इस सल्फर को एनफोर्स करती है कि वो इस पाइप में से होते हुए गुजरे, और वो सल्फर इस पाइप में से होते हुए जब गुजरता है तो आप यहाँ से उसको आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो फ्रेश प्रोसेस होता है, ऑल्सो नोन एज लुइसियाना प्रोसेस। ठीक है, लुइसियाना बताने की जरूरत नहीं है क्यों बोलते हैं, यूएसए के अंदर ऑब्टेन करा गया था। यूएसए के अंदर का एक स्टेट है लुइसियाना, बस इसलिए लुइसियाना प्रोसेस बोलते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक तो बता दीजिए। बिल्कुल। चल आगे बढ़ो भैया। आपको थोड़े टाइम पहले याद होगा कि मैं प्रेसिपिटेट के कलर लिखवा रहा था, और उन कलर्स के बारे में मैंने बस यूं बोला था कि ये किसके कलर क्या होते हैं, ये आपको आगे जाके याद करवाया जाएगा। तो याद करने का टाइम आ गया, उससे पहले 2-4 चीजें देख लो। H2S की रिएक्शन अगर आप Pb+2 से करवाते हो या Ag+ से करवाते हो, ठीक है, Pb+2 का मतलब वो लेड नाइट्रेट भी हो सकता है या लेड एसीटेट भी हो सकता है। दोनों में जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Pb+2 है। तो H2S की रिएक्शन जब आप इनकी प्रेजेंस में करवाते हो तो आपको Pbs लेड सल्फाइड ऑब्टेन होगा। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। Ag से रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे आपको Ag2S सल्फाइड ऑब्टेन होगा, इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। और ये दोनों रिएक्शन कौन से मीडियम में करवाई गई है, एसिडिक। अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ, कैसे याद करोगे वो आगे बताएंगे। अगर इसी की रिएक्शन आप NaOH से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, NO सॉरी, तो आपको जो ऑप्टेन होगा वो कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स ऑप्टेन होगा। क्लियर है? ये वॉयलेट कलरेशन होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रटने वाली बात हो गई, याद कैसे रखा जाएगा वो समझिए। उससे पहले मैं H2S के बारे में आपसे 2-4 बातें पूछ लेता हूँ, और बातें पूछने से भी पहले 2-4 अपन रैंडम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी। आप लोग कैसे समझोगे कौन सा कलर क्यों ऑप्टेन होता है, किस में ऑप्टेन होता है, ये आप किस बेसिस पे रखा जाएगा, समझो। H2S क्या है, एक वीक एसिड, ठीक है, तो इसका जो आयनाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो
तो इसका जो Ka भी होगा वो भी बहुत कम होगा, तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी जो होगी बहुत कम होगी, क्योंकि टूटेगा ही नहीं तो H प्लस भी नहीं बनेगा उतना, H-2 भी नहीं बनेगा उतना। जब H-2 बना ही नहीं तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी। आगे आपने देखा था कि आप ब्लैक कलर की पीपीटी ऑब्टेन कर रहे थे, तो क्या होता है पीपीटी या क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो समझिए। एक सॉल्युबल कंपाउंड किसी दूसरे सॉल्युबल कंपाउंड से जब रिएक्शन करे तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई एक सॉल्युबल कंपाउंड जब दूसरे सॉल्युबल कंपाउंड से रिएक्शन कर जाए, कहाँ पे, पानी के अंदर, तो उसे अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। थोड़ा दूसरे तरीके से इसे अपन समझते हैं। जैसे आप जीवन में बहुत बार एग्जाम्पल देखा होगा, पानी के अंदर अपन ने क्या किया, ध्यान से सुनना। पानी के अंदर अपन ने NaCl डाला, जैसे ही आपने पानी के अंदर NaCl डाला, Na और Cl अलग अलग हो गए, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस आयन अलग अलग हो गए, दैट मीन्स सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से कम प्यार करते थे, इन दोनों के बीच में जो मोहब्बत थी वो कम थी। जैसे इन्होंने पानी को देखा, इन दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया और Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग। इतनी बात समझ में आती है क्या? क्योंकि इन दोनों में प्यार कम था भैया, जैसे ही पानी में देखा ये दोनों टूट गए, तो मतलब इसे अपन क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या हो गए, सॉल्युबल, ठीक है। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर अट्रैक्शन कम होता है तो सॉल्युबिलिटी, चलो तो क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो भैया सॉल्युबिलिटी की बात करें तो Na और Cl के बीच में प्यार कम था, तभी वो पानी के अंदर टूट गए, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम था, अट्रैक्शन कम था तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या थी, ज्यादा थी, ठीक है। देखो, इनसॉल्युबल कंपाउंड एक्चुअल में दो फॉर्म में मिलते हैं, एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में और एक टर्बिडिटी की फॉर्म में। टर्ब्यूडिटी, टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी लेयर होती है जो ऊपर तैरती रहती है, लेकिन प्रेसिपिटेट क्या होती है, नीचे इकट्ठी हो जाती है। प्रेसिपिटेट तो आप समझते ही होंगे, है ना। टर्बिडिटी क्या होती है, जो ऊपर तैरती रहती है। प्रेसिपिटेट क्या होती है, नीचे इकट्ठी हो जाती है। मैंने सपोज एक इनसॉल्युबल का भी एग्जांपल ले लूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप पानी में डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं टूटेगा। कहने का मतलब कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में प्यार बहुत मजबूत है, यानी कि इनका लव बहुत मजबूत है, सच्चे आशिक है दोनों एक दूसरे के। पानी में डालने पे भी ये ब्रेक नहीं होते, मतलब दिस कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल, क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट। बात समझ में आती है कि नहीं। NaCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा दो, क्या होगा, इट फॉर्म NaNO3 प्लस AgCl की व्हाइट पीपीटी। ये भाई साहब क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इन कोई भी चीज अगर इनसॉल्युबल होती है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में प्यार क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा। इतनी बात समझ में आती है क्या? अगर दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उनके बीच में प्यार अगर बहुत ज्यादा होता है, तो वो पानी में जाके इनसॉल्युबल होती है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। चलिए, जैसा कि अपन ने देखा कि दो लोगों के बीच में अगर प्यार ज्यादा है तो वो इनसॉल्युबल होंगे। अब ये सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट होती है। कहने का मतलब क्या है, समझिए। सपोज आपने एक गिलास पानी लिया है, मैं आपसे अगर इसमें बोलूं कि इस एक गिलास पानी के अंदर आप 2 स्पून शुगर डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 1 स्पून सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, शुगर की कि सॉल्ट की?
अगर पानी के अंदर 2 स्पून शुगर और 1 स्पून सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्युबिलिटी है शुगर की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्ट के। कहने का मतलब क्या, सपोज आपको 2 पाउच दे दिए गए भैया और आपको 1 गिलास पानी दे दिया गया, बताओ कौन सा शुगर कौन सा सॉल्ट। तो अपन ने पाउडर फॉर्म में थे दोनों, देख के नहीं बता पाओगे। तो दोनों अपन ने डाले, कितना डाले, सपोज मैंने 1.5 डाला। तो जब 1.5 हो गए तो 1.5 डालोगे तो क्या बता रहा था, तो 1.5 डालोगे तो शुगर तो डिजोल्व हो जाएगी लेकिन सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है ना। चेक करने के 2 तरीके हैं, या तो चख के चेक कर लो, चखना तो अलाउड है नहीं भैया, ठीक है ना, प्रैक्टिकल सोचेंगे थोड़ा। तो 1.5 स्पून जब आप डालोगे तो शुगर तो डिजोल्व हो जाएगी लेकिन सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। तो कहानी एक बार फिर से सुन लीजिए। आपने क्या करा, आपने सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, तो सॉल्युबिलिटी बेटा कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सपोज 1 गिलास पानी के अंदर मैक्सिमम 2 स्पून शुगर डिजोल्व हो सकती थी और 1 स्पून सॉल्ट डिजोल्व हो सकता था। तो कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो शुगर की ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्ट के। तो अगर आपको 2 पाउच दे दिए गए, दोनों पाउडर की फॉर्म में, आपको पता लगाना है कि कौन सा शुगर है और कौन सा सॉल्ट, तो अपन ने क्या करा, अपन ने 1.5 स्पून ग्लास के अंदर डाल दिया। तो जब आप ग्लास के अंदर 1.5 स्पून डालोगे तो शुगर तो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी क्योंकि वो तो 2 चम्मच तक डिजोल्व हो सकती है, लेकिन सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट बनाना चालू कर देगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्या ये बोल सकता हूं कि नहीं? 2 चम्मच शुगर थी, वही ज्यादा सॉल्युबल हो रही थी, उसी की कॉन्सेंट्रेशन भी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगी, उसी की सॉल्युबिलिटी भी पानी के अंदर ज्यादा होगी। बाकी तो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। बात क्लियर है क्या यहाँ तक? बात क्लियर है यहाँ तक? आगे समझिए। आपके पास 3 कंपाउंड है, AgCl, AgBr और AgI। ये आपको जो ऑर्डर दे रखा है वो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दे रखा है। आपने क्या करा, आपने ग्लास के अंदर AgNO3 ले लिया, AgNO3, AgNO3, AgNO3। दिमाग लगा के बताओ। ये जो Ag प्लस है इस AgNO3 के अंदर, ये जो प्लस है इस AgNO3 के अंदर, ऑब्वियस सी बात है अपन ने क्या करा, इसके अंदर AgCl यानी कि Cl माइनस, इसके अंदर Br माइनस और इसके अंदर I माइनस डाला। क्या बोला मैं? इसके अंदर Cl माइनस, इसके अंदर Br माइनस और इसके अंदर I माइनस डाला। बताइए Ag प्लस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसके टुवर्ड्स हो? Cl माइनस, Br माइनस के I माइनस। माने इनसॉल्युबल कौन ज्यादा बनेगा, Cl माइनस, Br माइनस के I माइनस? बोलो बोलो बोलो। अगर आप AgCl, AgBr और AgI डाल रहे हो AgNO3 के अंदर, तो इन तीनों में से इनसॉल्युबल कौन बनाएगा? Ag अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। अरे क्या बताया था मैंने, सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होती है एलिमेंट्स के बीच में, प्यार उतना ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होती है प्यार एलिमेंट्स के बीच में उतना कम होता है। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसकी। तो Ag प्लस और Cl माइनस के बीच में प्यार उतना कम होगा, तो प्यार सबसे ज्यादा किस में होगा? Ag और I के बीच में। तो अगर आपको बोलो कि प्रेसिपिटेशन बनाएगा कौन, तो AgI बनाएगा। कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि AgI के टूवर्ड्स बहुत बुरी तरीके से अट्रैक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू Cl और Br। उनको छोड़ते हुए वो I की साइड भग जाता है।
बात समझ में आई तो बोलो, रिपीट करनी है तो बोलो, वो भी हो जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है विंकल जी? तो AgI मतलब Ag आयोडीन की साइड सबसे ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, मतलब प्रेसिपिटेट जो बनेगी बेटा वो किसकी बनेगी? AgI की बनेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। चलो आगे बात करते हैं। आपको पहले ही बता चुका था मैं, जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अब थोड़ी पिक्चर की बात करते हैं। देखो कि आजकल की मूवीज में क्या होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, ठीक है, एक विलेन भी होता है गाड़ी वाला। ये चाहता है इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विलेन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर विलेन मजबूत हुआ तो वो हीरो या हीरोइन में से किसी ना किसी का मर्डर कर देता है या उसे उठा के भग जाता है। ठीक, यहाँ पे भी यही होता है। अगर दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है मतलब पानी के कंपेयर में, पानी में वो नहीं टूट रहे। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है मतलब पानी में वो नहीं टूट रहे, पानी में वो नहीं टूट रहे मतलब कंपाउंड इनसॉल्युबल है, और कंपाउंड इनसॉल्युबल है मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी के। अब अगर वो पानी में अगर टूट गए तो मतलब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वो पानी के टूवर्ड ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है। कहने के नाम पे इस तरीके से भी कह सकते हो। तो अब होता क्या है, अगर एलिमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एलिमेंट पानी में नहीं टूटता तो उसके बजाय अपन थोड़े दूसरे हथकंडे अपनाते हैं और अपन थोड़े दूसरे लिक्विड्स यूज करना चालू करते हैं। जैसे मैं यूज करता हूं CH3COOH, ठीक है, ये यूज करके देखता हूं टूट पा रहा है कि नहीं टूट पा रहा। आगे मैं यूज करूंगा HCl, यूज करके देखूंगा टूट पा रहा है कि नहीं टूट पा रहा। फिर मैं यूज करूंगा HNO3, देखूंगा टूट पा रहा है कि नहीं टूट पा रहा। और उसके बाद अपन यूज करेंगे एक्वा रेजिया, देखेंगे टूट पा रहा है कि नहीं टूट पा रहा। ये किस हिसाब का रिजल्ट शो करता है, ये किस हिसाब का रिजल्ट शो करता है, और ये किस हिसाब का रिजल्ट शो करता है, ये सब देखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। उससे पहले आपको एसिडिक बेसिक की कुछ एक प्रॉपर्टी समझनी होंगी कि सल्फाइड आयन कहाँ कौन सी कंडीशन में ज्यादा फेवरेबल मूव शो करता है। तो समझिए, अपन तीन कंडीशंस लेंगे। एक मैंने H2S लिया, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एक मैंने सिंपल H2S लिया है, और एक मैंने लिया है H2OS इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, अब सीन क्या है, जब आप एसिडिक मीडियम की बात करोगे, इक्विलिब्रियम के अंदर अपन ने एक बेसिक फंडा पढ़ रखा है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल सीधे सीधे बस इतना बोलता है कि आपका इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, अनलेस अदरवाइज कभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। आप कुछ भी कर लो, इक्विलिब्रियम उसका अपोजिट काम करके आपका काम उल्टा कर देगा। कहने का मतलब बेटा मेरा ये है, सपोज H2S है, H2S एक वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा अपने आयंस के साथ H++S-2। अब आपने सपोज एसिडिक मीडियम लिया, एसिडिक मीडियम लिया तो हुआ क्या, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया। अब इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया तो इक्विलिब्रियम को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आपने उसको गड़बड़ा दिया, तो क्या कोशिश करेगा रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करने की। जब आप बैकवर्ड शिफ्ट करोगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी भैया, डिक्रीज। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज। इतनी बात ठीक है। अगली बात करूंगा OH माइनस की, तो OH माइनस क्या होगा, OH माइनस जैसे ही आप डालोगे तो H2S H++S-2 दे रहा है, ये OH माइनस इस H प्लस के साथ कंबाइन करेगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम को फिर पसंद नहीं आएगा। तो जैसे ही आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है भैया तो कौन सा मीडियम यूज करो,
बेसिक, ठीक है। बेसिक के अंदर आपको सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलेगी और एसिडिक के अंदर आपको सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम मिलेगी, ठीक है। तो अगर अपने को सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर लिखना है तो वो कुछ ऐसा होगा कि H2S इन बेसिक मीडियम सबसे ज्यादा, फिर H2S एंड लास्ट इज H2S इन एसिडिक मीडियम। क्लियर बात, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं सल्फाइड आयन सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट कहां होगा, बताओ। तो सल्फाइड आयन वहां सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए, अट्रैक्शन ज्यादा। तो सल्फाइड आयन सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट वहां होगा जहां उसे अट्रैक्शन ज्यादा मिले, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझना। इंडिया में जो क्या बोलते हैं जेंडर गैप है वो समथिंग 50:48 का है। इतनी महिला है, इतने पुरुष हैं। तो यहाँ पे पुरुष टू महिला का कंपटीशन बहुत ज्यादा है बेटा। रशिया जाओगे तो महिलाएं बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है, पुरुष कम। तो यहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप रशिया जाओगे तो आपकी शादी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और अगर आप इंडिया में रहोगे तो आपकी शादी होने की प्रोबेबिलिटी रशिया से कंपेयर में कम है। क्यों? क्योंकि लड़कियों की कॉन्सेंट्रेशन अच्छा लड़के लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, शादी में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर। तो रशिया के अंदर आपकी शादी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वहां पे लड़कियों की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इंडिया में शादी होने की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि वहां पे लड़कियों की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो कहने का मतलब ये है कि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि बेसिक मीडियम में ज्यादा है तो यहाँ तो आपको उसकी प्रेसिपिटेशन मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन कहां पे, एसिडिक मीडियम में। यहां पे अगर प्रेसिपिटेशन ऑब्टेन कर पाओ तो जाने, तो यहां पे प्रेसिपिटेशन सिर्फ वही ऑब्टेन कर पाएगा जो सल्फर से एकदम सच्चा प्यार करता। समझ में आया क्या? अरे कोई दिक्कत टिंकल जी? तो जो सल्फाइड से एकदम सच्चा प्यार करेगा एसिडिक मीडियम को, वही झेल पाएगा। अब अपने को देखना है वो आशिक कौन कौन है, तो उसके लिए अपने को चलना पड़ेगा बिहार और पंजाब। थोड़ी देर में चलेंगे। तो देखिए H2S एसिडिक मीडियम में कौन कौन झेल पाता है, समझ लो। Ag+, Hg2+, Pb2+, कलर बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। Pb2+, Cu2+, रुक जाओ मैं दूसरे पैटर्न में लिखूंगा। तो ये सारे एलिमेंट है भैया जो कहा एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट दे देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये सारे लोग सल्फर से एसिडिक मीडियम में भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखने का घटिया तरीका क्या है, चलिए। तो 1 मिनट। कुछ नहीं है, मैंने बस ऑर्डर चेंज करा है। तो याद रखने का तरीका क्या है, पंजाबी कुड़ी आगे होगी, ये पंजाबी है, ये कुड़ी गई अभी थोड़ी देर के लिए, आगे होगी। पंजाबी कुड़ी आगे होगी, बिहारी कुड़ी पीछे होगी। सबसे सुंदर कौन, ऐश्वर्या।
ठीक है, तो भैया ये वही है, पंजाबी कुड़ी आगे होगी, ये कुड़ी है आपकी, और ये पंजाब है, ये होगी है। बिहारी कुड़ी पीछे होगी, सबसे सुंदर कौन? ऐश्वर्या। तो ये सारे वो हैं जो एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेशन शो कर देते हैं। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने बात करी थी, जो H2S ऑब्लिक H प्लस के अंदर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, उसके बाद H2S, उसके बाद H2S ऑब्लिक OH माइनस। ठीक है, तो जो इसमें प्रेसिपिटेट दे गया वो इसमें और इसमें तो दे ही देगा, लेकिन जो इसमें प्रेसिपिटेट दे गया वो इसमें तो देगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो इसमें दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। जो इसमें प्रेसिपिटेट दे गया वो जरूरी नहीं है कि इसमें भी दे और इसमें भी दे। इतनी बात समझ में आती है? तो कहने का मतलब मेरा क्या है, H2S इन एसिडिक मीडियम के अंदर प्रेसिपिटेट कौन कौन देगा ये आप जान चुके। पंजाबी कुड़ी आगे होगी, बिहारी कुड़ी पीछे होगी, सबसे सुंदर कौन? ऐश्वर्या। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आगे होगी पंजाबी कुड़ी, बिहारी कुड़ी पीछे होगी, सबसे सुंदर कौन? ऐश्वर्या। ये सारे किसके साथ मिलते हैं भैया? एसिडिक मीडियम के साथ इन H2S। सॉरी, हाँ, अगर मैं बात करूं सिंपल H2S की, तो ये सारे एलिमेंट उसके साथ तो देंगे ही देंगे, प्लस और कौन दे देगा? Zn+2। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें H2S ऑब्लिक OH माइनस की, तो ये सारे तो देंगे ही देंगे, इसके अंदर तो हर कोई प्रेसिपिटेट दे देता है एक्सेप्ट अमोनियम आयन और फर्स्ट ए और सेकेंड ए वाले। इनके अलावा H2S बेसिक मीडियम के अंदर हर कोई प्रेसिपिटेट शो कर देता है। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर प्रेसिपिटेशन शो करेंगे। ये सारे को तो प्रेसिपिटेट कर ही देगा, साथ में Zn+2 को भी कर देगा, ये तो सबको कर देगा एक्सेप्ट इन तीन के। अब बताओ, ठीक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे, एक मिनट रुकिए भैया, नोट्स में भेज दूंगा, है मेरे पास। हाँ जी, तो एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, हालांकि ये मेंस लायक नहीं है बात। Al2H3 और Cr2H3 ये अपने हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, सल्फाइड में नहीं। अभी तक आपने जितने भी लिखे थे वो सारे सल्फाइड के प्रेसिपिटेट लिखे थे। ये दो एलिमेंट इकलौते ऐसे हैं जो अपने हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सल्फाइड में नहीं। अब बात आ जाती है कलर की, तो कलर में ध्यान रखिएगा सारे सल्फाइड 90% काले होते हैं, कुछ एक को छोड़ के, जैसे ZnS, CDS और MnS। CDS को तो कद्दू के नाम से ध्यान रख लेना, कद्दू येलो कलर का होता है, ये भी येलो कलर का होता है। ये मास, MnS को मास के कलर से ध्यान रख लेना, मास पिंक कलर का होता है, बफ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ZnS का कोई तरीका नहीं है, जो स्क्रीन का कलर दिख रहा है वही है इसका, व्हाइट। बाकी यूजुअली हर कोई कौन से कलर का होता है? ब्लैक। ठीक है ना, जितने भी तुमने वो पंजाबी कुड़ी, बिहारी कुड़ी, ऐश्वर्या वैश्वर्या सब पढ़े हैं, सब काले कलर के हैं भैया। ठीक है, तो अब आगे आपको बस एलिमेंट दे दिए गए हैं, वहां पे टिक का मतलब बेटा प्रेसिपिटेट है और क्रॉस का मतलब सॉल्युबल है। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेसिपिटेट नहीं बना पा रहा मतलब वो सॉल्युबल है। तो एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, आपको बस बताना है कौन प्रेसिपिटेट बना देगा विद कलर। Pb+2 Hg2+ Ag+ Cu2+ Bi3+ Cd2+ Fe2+ Mn2+, Zn2+, Na2+, CO2+। अब ये दे रखे हैं आपको मीडियम के अंदर, एक एसिडिक मीडियम के अंदर, एक H2S के अंदर और एक H2S बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है,
तो आपको बताना है कौन प्रेसिपिटेट देगा कौन नहीं। तो पंजाबी कुड़ी आगे होगी, बिहारी कुड़ी पीछे होगी, सबसे सुंदर ऐश्वर्या, सारे मत देखना बैठे भैया। तो ये बस, और ये यही प्रेसिपिटेट दे पाएंगे, बाकी लोग नहीं दे पाएंगे। H2S में मैंने बताया था जो एसिडिक मीडियम में दे देता है सब दे देते हैं, Zn+2 एक एक्स्ट्रा आ जाता है बस। लेकिन H2S/OH- के अंदर हर कोई दे देगा। कोई दे रहा है ठीक। बस आपको कलर ध्यान रखना है। Zn+2 कौन से कलर की पीपीटी देता है? व्हाइट। कैडमियम कौन से कलर की पीपीटी देता है? येलो। और मैंगनीज है क्या, वो कौन से कलर की पीपीटी देता है? पिंक या बफ, जो बोलना बोल लो, डाउट हो तो पूछ लीजिए, वो एक्स्ट्रा में आएगा नहीं, बट फिर भी तीन ध्यान रख लीजिएगा, SB, SN और AS। ठीक है, कंपाउंड यूजुअली पूछे नहीं जाते, बट फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। ये ऑरेंज कलर की देता है, ये येलो कलर की देता है, सॉरी ये डार्क येलो कलर की देता है, और ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की पीपीटी देता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है भैया। कंट्रोवर्शियल छिड़ गया था एक बार, उसने दोनों ऑप्शन दे दिए थे, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ हो गया था। हाँ जी। तो अब अगर आपको इनसॉल्युबल सल्फाइड्स को भी सॉल्युबल करना है तो बाहरी एजेंट यूज करने पड़ेंगे। इनसॉल्युबल सल्फाइड, कोई भी चीज सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, अभी तक आप काय में मेजर कर रहे थे? पानी में। अब इनसॉल्युबल सल्फाइड के लिए अगर आपको इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बनाना है, अगर आपको इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बनाना है तो आपको बाहरी लोगों का यानी कि बाहरी वैलेंस का यूज करना पड़ेगा। बाहरी वैलेंस के नाम पे अपने पास बहुत लोग हैं। एसिड में CH3COOH है, HCl है, HNO3 है। सल्फाइड के कंपेयर में तो स्ट्रॉन्ग ही है, कुछ तो तोड़ ही देगा। HCl भयंकर स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक तोड़ देगा। HNO3 थोड़ा और ठीक ठाक तोड़ देगा। जो बाकी किसी से भी नहीं टूटता, फिर पप्पा आएंगे आगे जाके, देखिएगा वो कौन कौन होते हैं। तो CH3COOH की बात करो तो CH3COOH आयन की जब अपन बात करेंगे, यानी कि आपको अगर इनसॉल्युबल सल्फाइड को सॉल्युबल सल्फाइड में बदलना है तो ये सिर्फ MnS ही एक लौता ऐसा कंपाउंड है जो इसके अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, बाकी सारे इनसॉल्युबल रहते हैं। मतलब CH3COOH सिर्फ MnS को ही सॉल्युबल कर पाता है, बाकी और किसी को ये नहीं तोड़ पाता। मतलब बाकियों के बीच में प्यार अच्छा है, CH3COOH उनके बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ पाता। HCl के बेसिस की बात करोगे तो HCl यूजुअली सबके बॉन्ड तोड़ देता है। किस बेसिस पे जस्टिफाई करूंगा समझ लो। तो देखिए, HCl के अंदर जब आप क्या कर रहे हो, सॉल्युबल बनाने की कोशिश कर रहे हो चीजों को। थोड़ी देर पहले अपन ने क्या करा था, H2S इन एसिडिक मीडियम, और आपने उसमें पीपीटी की बात करी थी कि नहीं? वही पंजाबी कुड़ी आ गई होगी वाली। तो ये एसिडिक मीडियम के अंदर प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, आप अभी भी एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हो। तो अरे ये तो बना ही एसिडिक मीडियम में है, तो और एसिड डालोगे तो वो पीपीटी का कुछ बिगाड़ेगा क्या? ऐसी बात है नहीं। और मैं तेरे को, ये जो बने हैं ये एसिडिक मीडियम में ही तो बने। तू फिर एसिडिक मीडियम में तो यूज कर रहा है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे तो उनका जन्म ही एसिडिक मीडियम में हुआ है, तो फिर से अगर एसिडिक मीडियम डाल देगा तो कुछ हो जाएगा क्या? तो इनसॉल्युबल ही रहते। ठीक है, तो वो जितने भी थे वो सारे इनसॉल्युबल ही रहेंगे। आगे बात करें HNO3 की, तो HNO3 सबको सॉल्युबल कर देता है एक्सेप्ट HGS। मतलब HGS के बीच में प्यार इतना मजबूत है कि वो तो बोल देता कोई भी ले आओ माई का लाल, हम तो नहीं छूटेंगे, हमारे बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो इनके बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है भैया कि ये HNO3 में भी प्रेसिपिटेट बना देते हैं। बात समझ में आई? ये HNO3 में भी प्रेसिपिटेट बना देते हैं। फिर
अगर इसको आपको सॉल्युबल करना है तो फिर आएगा सारे एसिड का पप्पा, यानी कि एक्वा रेजिया। ये किसी को नहीं छोड़ता, इसके अंदर कुछ भी डाल दो सब सॉल्युबल है। ठीक है, डाउट? कोई सा भी डाउट किसी को भी? रिंकल? आगे अपन कलर की बात करेंगे तो बेटा कलर आपको बता ही चुका था मैं, ठीक है ना। ZNO का कलर व्हाइट होता है, CDS का कलर येलो होता है, MNS का कलर पिंक होता है। बाकी SN, SB और AS के कलर आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। क्या क्या कलर थे? डार्क ब्राउन था SB का, AS का था डार्क येलो, SN का था येलो। सिंपल। वाह, शाबाश, जल्दी ज्वाइन करा। चलिए, जितने भी ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं उसके अंदर FeSe एक लौता ऐसा कंपाउंड है जो सोल्यूबल होता है HCl के अंदर, ठीक है ना। जितने भी ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं उसके अंदर FeSe एक लौता ऐसा कंपाउंड है जो सोल्यूबल होता है। रीजन अगर देखें तो रीजन जब आपने एलिमेंट्स लिखे थे तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर जानते थे? पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन कैटायन। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो मतलब खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो मतलब सॉल्युबल KSP घटेगा। की बात समझ में आती है? तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब इनसॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है मतलब कैटायन के आयन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है कि नहीं? बोल भाई, डाउट पूछ, चुप मत रह। बाद में नहीं, अभी क्लियर कर तो बोल, भेज दूंगा मैं ग्रुप पर, ठीक है। तो FeS एक लौता ऐसा सल्फाइड है जो HCl में सॉल्युबल है, बाकी कोई सॉल्युबल नहीं होता। अब अगेन एक छोटी सी लिस्ट है, वो लिस्ट आपको देखनी है। 3 एसिड लिए हैं, CH3COOH, HCl, HNO3। पहले जैसी टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे टिक का मतलब डाइल्यूशन है, मतलब वो डाइल्यूट कर देगा क्योंकि आप इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में बदल रहे थे। क्रॉस का मतलब वो PPT की PPT रहेगी, ठीक है। तो अपन ने देखा था CH3COOH सिर्फ MNS को सॉल्युबल कर देता था, बाकी किसी को नहीं कर पा रहा। HCl MN इसको इसने कर दिया तो ये तो कर ही देगा। साथ में एक FeS अभी पढ़ा था और एक Zn+2, बस ये तो सबको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, MNS, PBS, HGS, Ag2S, CUS है जी, ये लेके आते हैं महोदय पानी की बोतल दो। CUS, FeS और ZNS। तो इसकी जब आप बात करोगे तो इसमें सिर्फ ये डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी इनमें से और कोई नहीं होगा। इसके अंदर बात करोगे तो सिर्फ ये और ये डिसॉल्व होंगे, बाकी इनमें से और कोई नहीं होगा। इसके अंदर सबको कर देगा एक्सेप्ट HGS को नहीं कर पाएगा। HGS के लिए आप यूज करो एक्वा रेजिया, ठीक है। यहां खत्म होता है अपना H2S। एक छोटी सी बात और, H2S में सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट एक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और वो खुद ऑक्सीडाइज होकर बदलता है सल्फर में, तो बाकियों को क्या करेगा? सॉरी, सही बात, खुद ऑक्सीडाइज होकर बदलता है सल्फर में, तो बाकियों को क्या करेगा? रिड्यूस। और वो जो लिस्ट है वो अपन काफी बार लिख चुके हैं, डी ब्लॉक के अंदर से छाप लेना। सेम लिस्ट है, वही तामझाम। Cl2 जाएगा Cl- में, KMnO4 जाएगा Mn+2 में, Cr+6 से जाओगे Cr+3 में। ये लिस्ट सेम है जो डी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। यहाँ खत्म होता है H2S। नेक्स्ट क्लास में SO2 SO3 खत्म कर देंगे। 15 मिनट का चैप्टर बाकी है आपका, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का। यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।